चलिए, तो ये हमारा ऑटोकैड का फर्स्ट वीडियो है। सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ आएंगे जिसमें कि हम लोग अपना बेसिक जो ऑटोकैड का सिलेबस है वो हम कवर करेंगे, जितने भी सारे टूल्स होते हैं वो सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे, और प्रोजेक्ट्स भी 5 प्रोजेक्ट्स है लगभग, उस पर भी हम काम करेंगे। बेसिक लेवल पे हम चीज़ों को समझेंगे। तो ये बेसिकली ऑटोकैड पहला 6 वीडियो जो है ये दिस इज़ बोथ फॉर सिविल एंड मैकेनिकल। सिविल वाले भी इसका यूज़ कर सकते हैं, मैकेनिकल वाले भी और इलेक्ट्रिकल वाले भी, ये तीनों के लिए है। आफ्टर 6th वीडियो हमारा सेलेक्टिव हो जाएगा, सिविल के लिए अलग, मैकेनिकल के लिए अलग, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रिकल और सिविल लगभग कुछ देर तक साथ में चलेंगे, तो वो हम लोग देख लेंगे, वो जैसा भी होगा वो डिस्कशन होगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सॉफ्टवेयर, द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, ऑटोकैड। ठीक है, अब ऑटोकैड को हम देखते हैं। ऑटोकैड का पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लें। ऑटोकैड इज अ 2D ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। ऑटोकैड क्या है? एक 2D ड्राफ्टिंग और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसके पहले वाले वीडियो में जिसमें कैड का इंट्रोडक्शन हुआ था, मैंने बताया था कि ड्राफ्टिंग क्या और मॉडलिंग क्या। ड्राफ्टिंग जब किसी भी चीज़ की डिटेल हम ऑन पेपर सबमिट करते हैं या रेडी करते हैं या स्टोर करते हैं, तो उसको हम ड्राफ्टिंग बोलते हैं। अब ऑन पेपर कहने का मतलब प्रिंटेड ही नहीं, प्रिंटेड ही फॉर्मेट में नहीं, 2D फॉर्मेट में आप चाहे फाइल में सेव रखिए या उसको प्रिंट करके आप सेव रखें, वो हमारा ड्राफ्टिंग हो गया। मॉडलिंग जो दिखाए वाली चीज़ होती है, 3D मॉडल रेडी होता है, अपार्टमेंट बनना है, ज़मीन अभी खाली है और वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं अपार्टमेंट के एलिवेशन व्यू के साथ कि अपार्टमेंट कैसा बनेगा। इवन अगर आप उस कंपनी के वेबसाइट पे चले जाएं तो पूरा इंटीरियर का वॉक थ्रू डाला रहता है, पूरा वीडियो बना रहता है कि आप अंदर घुसेंगे तो कैसे दरवाज़ा खुलेगा, कैसे रूम्स हैं, कैसे आपका फर्नीचर अरेंज है, वो सारा वीडियो बन के डाला होता है। तो ये हमारा मॉडलिंग का काम होता है। मैकेनिकल के टर्म्स में अगर हम बात करें तो आप इसको देख सकते हैं, जैसे अगर सपोज कोई कार बननी है, ऑडी A5, तो वो बनने के बाद कैसी दिखेगी, चलती हुई कैसी दिखेगी, वो ड्रिफ्ट मारेगी तो कैसी दिखेगी, तो ये हमारा मॉडलिंग में आता है। तो बेसिकली आप बात समझ गए होंगे कि मॉडलिंग सिर्फ होता है दिखावे के लिए, काम उससे कुछ हम कर नहीं सकते हैं, काम हमारा होता है ड्राफ्टिंग में ही। प्रीडोमिनेंटली ऑटोकैड यूज होता है 2D ड्राफ्टिंग के लिए ही। 3D मॉडलिंग ऑटोकैड में है, लेकिन अब इससे ज़्यादा बेटर और ज़्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि ज़्यादा रियलिस्टिक मॉडल क्रिएट करते हैं हमारे लिए। तो हम लोग अगर 3D में देखेंगे भी, इसमें हम लोग 3D भी देखेंगे, तो 3D को उस डेप्थ में हम लोग नहीं ले जाएंगे। 3D को उतना ही हम लोग देखेंगे जितना हमारे लिए नेसेसरी है एक 3D मॉडलिंग सीखने के लिए, क्योंकि इसमें कितना भी डेप्थ में हम जाएंगे तो मार्केट में जो आज के डेट में चल रहा है, मार्केट में दोनों चीज़ हमें देखनी है, कंपटीशन, टाइम एंड एफर्ट। कंपटीशन क्या यूज कर रहा है, टाइम कितना लग रहा है एक चीज को बनाने में, और एफर्ट हमें कितना लग रहा है उस लेवल की क्वालिटी जनरेट करने में। अगर इन चीज़ों में कोई सॉफ्टवेयर या कोई टेक्नोलॉजी या कुछ भी अगर पीछे पड़ जा रही है तो उसको हम छोड़ देंगे। जैसे 2G को, 3G को, 4G को हमने छोड़ दिया, अब हम लोग 5G पर आ गए, ठीक उसी तरह हम लोग एडवांस सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ेंगे। जब हमारा रिक्वायरमेंट ग्रो करेगा हम एडवांस सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑटोकैड का, ये भी एक बेसिक डिफिनेशन हो गया। ऑटोकैड इज अ 2D ड्राफ्टिंग एंड 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। इट वाज डेवलप्ड बाय Autodesk, a US based company in 1982। 1982 में यूएस बेस्ड कंपनी है ऑटोडेस्क, उसने इसको डेवलप किया था। ये उनका पहला कमर्शियल कैड सॉफ्टवेयर था।
1982 में। इसके पहले जो भी काम था वो हमारा मैनुअली ड्राफ्टिंग के थ्रू होता था, बड़े बड़े शीट्स पर हम लोग ड्राफ्टर यूज करके बनाया करते थे। अब ये इंडिया में कब आया? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया in 1988 and formal work started in 1992। तो इंडिया में 1988 में ये इंट्रोड्यूस हो चुका था और फॉर्मली मतलब इंट्रोड्यूस 1988 में हुआ, लेकिन फॉर्मली इस पर काम 1992 से हमने स्टार्ट किया है। तो ऑटोकैड का पहला वर्जन क्या था? तो एक ब्रॉड वे में देख लेते हैं। ऑटोकैड R1 रिलीज 1, अब इसके सब वर्जन्स भी आए, रिलीज 1, 1.2, 1.3, 1.4, उतने डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम लोग देखेंगे। ऑटोकैड R1, फिर R2, फिर R3, फिर R4, उसके बाद 2000 सीरीज स्टार्ट हुआ और अभी हमारे पास लेटेस्ट है 2024 जो कि मार्च 2023 में रिलीज हो चुका है। तो एक साल पहले अगर वर्जन के हिसाब से देखें तो एक साल पहले ये सॉफ्टवेयर रिलीज कर देता है ऑटोडेस्क। तो अब जैसे 2024 चल रहा है तो 2024 का मार्च आते आते 2025 वर्जन जो है वो रिलीज हो जाएगा। ऑटोकैड में दो वर्ड है, पहला ऑटो, दूसरा कैड। तो ऑटो मतलब यहां पर है, ये ऑटोडेस्क का कंपनी लोगो है। जैसे मारुति है, मारुति ने अपना जो पहला मॉडल आया 800, उसका कोई नाम नहीं था, उसका नाम ही था मारुति 800। तो बेसिकली किसी भी कंपनी का जो पहला वैसा प्रोडक्ट होता है जिसको वो अपना प्राइज्ड प्रोडक्ट मानती है, प्राइज मतलब सेलिब्रेटेड प्रोडक्ट मानती है कि हाँ भाई ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, उसके साथ वो अपना नाम जोड़ देती है। तो ठीक उसी तरह ऑटोकैड भी है, जो कि आज तक उसने प्रूव भी किया है कि इट इज़ अ वेरी सेलिब्रेटेड सॉफ्टवेयर। 2D में इसके टक्कर का अभी तक मार्केट में कोई नहीं है। तो ऑटो मतलब ऑटोडेस्क का ये कंपनी लोगो है, उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ। और कैड मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। ठीक है, ये हमारा ऑटोकैड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करके अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ आपके लिए। चलिए अब हम लोग एक और कंसेप्ट देखेंगे जो कि हमने स्कूल्स में भी पढ़ा है और डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में आप जितने भी सॉफ्टवेयर हमने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने कवर किए थे, उन सारे में जितना भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है हर जगह ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो ही रहा है। यूज़ क्या हो रहा है? इसी बेसिस पर वो सॉफ्टवेयर चल रहा है, इसी बेसिस पर हर जगह काम हो रहा है। तो वो क्या है? ये x है, x डैश है, y है, y डैश है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते होंगे। इसको थोड़ा सा एक ब्रीफ में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और रिवीजन करेंगे। कुछ एक्सरसाइजेज हम देंगे इस पे बनाने के लिए, उसको आप ट्राई करेंगे, बनाएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारा, उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस।
तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मतलब लेफ्ट या राइट, तो हमारा x इन्वॉल्व होगा, और जब भी हम वर्टिकल मूवमेंट्स की बात करेंगे तो y इन्वॉल्व होगा। इस चीज को आप नोट लिखना चाहते हैं नोट लिख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्रिस्टल क्लियर रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करता है वो हमारा ओरिजिन हो गया 0। इससे राइट की तरफ हम बढ़ेंगे तो वैल्यू हमारा बढ़ता चला जाएगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी वैल्यू बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो घटेगा, लेफ्ट जाएंगे तो घटेगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग x, y के फॉर्म में डिनोट करते हैं। x, y मतलब पहला वैल्यू हमारा x, सेकंड वैल्यू y। तो अगर मान लीजिए 2, 3 हमें प्लॉट करना है अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो कैसे हम प्लॉट करेंगे? 2, 3 मतलब x2 y3, ये चीज है। अब इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे? तो x2, ये रहा x2, x का वैल्यू 2 यहां पर है, तो सिर्फ यही नहीं है x का वैल्यू 2, आपका ये लाइन जो y के पैरेलल जाएगा x2 से होता हुआ, इस पूरे का वैल्यू x2 है। ठीक उसी तरह 3, 4, 5, 6 इधर -1, -2, -3, -4, -5 सबके साथ यही है। हमारा जो लाइन y के पैरेलल x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू से होता हुआ जाएगा, उस लाइन की पूरी लाइन की वैल्यू x की वही होगी जिस वैल्यू ऑफ x से वो गुजरेगा। जैसे ये लाइन x2 से गुजर रहा है और y के पैरेलल है, तो इस पूरे की वैल्यू है x2। अब y हमारा 3 है तो y3 यहां हो गया। ठीक वही सिस्टम y के साथ भी है, x से पैरेलल y3 से होता हुआ जो लाइन गुजरेगा वो पूरा y3 होगा। ठीक है, वो पूरी लाइन y3 होगी। अब हमें बनाना है 2, 3, तो अब सवाल उठता है 2, 3 होगा कहां? तो 2, 3 वहीं होगा जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट इसका वैल्यू हो जाएगा x का 2, y का 3। ठीक है, इस पॉइंट का वैल्यू होगा x2 y3। अब थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं चीजों को। अगर इससे हम राइट बढ़ेंगे दाहिनी तरफ, तो x का वैल्यू इंक्रीज करेगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बढ़ता चला जाएगा। ठीक उसी तरह किसी भी पॉइंट से, एनी पॉइंट, अगर उससे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो y का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो y का वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब यहां पर स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो हमारा होगा उसमें x में हमारा चेंज होगा और वर्टिकल मूवमेंट जो होगा उसमें y में चेंज होगा। तो ठीक उसी तरह ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, राइट जाना मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, x इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जाना मतलब वर्टिकल मूवमेंट, y इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इसी में अगर हम लेफ्ट की तरफ आ जाएं, लेफ्ट की तरफ आ जाएं तो x का वैल्यू डिक्रीज करेगा, घटेगा। ठीक उसी तरह अगर हम नीचे की तरफ आ जाएं तो y का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है x एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के राइट में। इसमें x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। देखिए x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, x के ऊपर y के लेफ्ट में। इसमें x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है।
ठीक है। एक्स वैल्यूज इसमें निगेटिव है, देखिए -1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ 1 2 3 4 ये पॉजिटिव है। ठीक उसी तरह ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स के नीचे वाई के लेफ्ट साइड में, इसमें दोनों निगेटिव होता है। और हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें एक्स पॉजिटिव होता है, वाई निगेटिव होता है, एक्स के नीचे वाई के राइट साइड में। तो ये हमारा एक हो गया बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चीज को याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर चीज को। राइट जाते हैं एक्स बढ़ता है, ऊपर जाते हैं वाई बढ़ता है, लेफ्ट आते हैं एक्स घटता है, नीचे जाते हैं वाई घटता है। इसको आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे हमारा यूज होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक ये इरेज हो रहा है, सबसे छोटा शेप क्या होता है यूनिवर्स में? जो सबसे छोटी शेप होती है वो क्या होती है? अगर पता है तो अच्छा है, आप सक्सेसफुली इंजीनियर बनने की तरफ पहला कदम आपने बढ़ा दिया। अच्छा, जिनके पास डिग्री हो वो ये ना समझे कि वो इंजीनियर बन गए हैं, अभी बस वो ग्रेजुएट हुए हैं। चाहे बीटेक हो, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो, अभी आप लोग बस ग्रेजुएट हैं। इंजीनियर बनेंगे जब आप कुछ डेवलप करना सीख लेंगे। उसी के लिए हम लोग इधर आए हैं। ये आपको कोर की तरफ हेड करेगा। कोर के जॉब्स उतने ही सिक्योर हैं जितने गवर्नमेंट जॉब्स हैं। चलिए, तो सबसे छोटा शेप अगर आपको पता हो वेरी गुड, नहीं पता हो तो शर्म कीजिए और यहाँ पर देखिए। सबसे छोटा शेप होता है हमारा पॉइंट। 0 डायमेंशनल शेप है हमारा, इसका कोई डायमेंशन नहीं, ना लेंथ है, ना विड्थ है, ना हाइट है। इतनी छोटी चीज को बनाने के लिए भी ऑटोकैड में 2 मेथड दे रखा है। पहला सिंगल पॉइंट मेथड, ये इसलिए बोर्ड पर बताया जा रहा है, इसलिए थ्योरी में बताया जा रहा है ताकि आप नोट्स बना सके, ताकि आपको ऑटोकैड पे स्टार्ट करने में आसानी हो, परेशानी ना आए ऑटोकैड शुरू करने में या उसमें हाथ में फ्लो लाने में। वो आपको ये हेल्प करेगा, इसका नोट्स आप बनाते जाएं। और सेकंड मेथड है मल्टीपल पॉइंट मेथड। तो चलिए पहला हम देखते हैं, सिंगल पॉइंट मेथड। कमांड हम लेते हैं पीओ इंटर। हमसे बोलेगा स्पेसिफाई अ पॉइंट, हम देंगे 2,3 इंटर। सिंगल पॉइंट मेथड कमांड लाइन में हमने लिया पीओ इंटर, हमसे पूछा स्पेसिफाई अ पॉइंट, हमने दिया 2,3 इंटर, हमने प्रेस किया। हमारा x है, y है, 1 2 3 1 2 3, 2,3 पर हमारा पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा और हम कमांड के बाहर आ जाएंगे। ये हमारा सिंगल पॉइंट मेथड है। अब चलते हैं मल्टीपल पॉइंट मेथड में। मल्टीपल पॉइंट मेथड का एज सच कोई कमांड होता नहीं है, तो इसके लिए हमको जाना है ड्रॉ मेन्यू में। ड्रॉ मेन्यू से पॉइंट में, पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट्स में। जैसे मल्टीपल पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे, हमसे फिर से वही चीज पूछेगा, स्पेसिफाई अ पॉइंट। हम डालते हैं 2,3 इंटर, फिर से हमसे पूछेगा स्पेसिफाई अ पॉइंट। तो यहाँ सिंगल पॉइंट मेथड में क्या हो रहा था, स्पेसिफाई अ पॉइंट हमने बोला, मतलब उसने पूछा हमसे, हमने 2,3 इंटर किया, हमारा पॉइंट बन गया, हम कमांड के बाहर आ गए। मल्टीपल पॉइंट मेथड में क्या होगा कि हम स्पेसिफाई अ पॉइंट हमसे बोला, हमने 2,3 इंटर डाला, पॉइंट बन गया, हमसे फिर से पूछेगा स्पेसिफाई अ पॉइंट।
हम देंगे 4,5 इंटर, फिर से हमसे पूछेगा स्पेसिफाई अ पॉइंट, हम देंगे 7,6 इंटर। इस तरह से हम इंटर प्रेस करते जाएंगे, हमसे बार बार पूछता रहेगा स्पेसिफाई अ पॉइंट, स्पेसिफाई अ पॉइंट, स्पेसिफाई अ पॉइंट। तो इस कमांड से बाहर निकलने, ये लूप कमांड है, इस कमांड से बाहर निकलने के लिए टू एग्जिट कमांड प्रेस ESC, एस्केप बटन प्रेस करेंगे, हम कमांड के बाहर आ जाएंगे। इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लें। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एक छोटा सा टूल है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सिलेबस में जनरली आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है। मार्केट में कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें कि इसी एक टूल के यूज़ से सारा काम होता है, जो आगे हम बताने वाले हैं। है बहुत छोटा सा, लेकिन कहावत है ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो वही चीज़ है, बहुत असरदार चीज़ है। तो इस टूल का नाम है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब जैसा कि बहुत लोग समझ रहे होंगे पहचान, वही सेम चीज़ यहाँ भी है। कमांड हम इसका लेते हैं ID इंटर, हमसे पूछेगा स्पेसिफाई पॉइंट, हम क्या करेंगे क्लिक ऑन पॉइंट। जैसे पॉइंट पर क्लिक करेंगे उसका X, Y और Z वैल्यू हमें दे देगा। तो बेसिकली जो भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू हमें मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये इम्पोर्टेंट कहाँ है। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है, अगर किसी के मन में उठा है तो इसका यूज़ कहाँ है। हर वो जगह जहाँ आप किसी बड़ा प्रोजेक्ट इन द सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हम उस सेंस में देखते हैं कि जहाँ पर लैंड एक्विजिशन होता है, काफ़ी दूर दूर तक हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है, फिर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले लैंड एक्विजिशन के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है हमारे प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन। अगर हम लोग पिलर दे रहे हैं, कॉलम्स दे रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ पड़ेगा। क्योंकि आप ऐसे तो देखते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है ये ब्रिज बन रहा है, लेकिन इमेजिन कीजिए एक बिल्कुल वीरान या नदी है और नदी के ऊपर ब्रिज बनना है, तो कहाँ डिसाइडेड होगा कि कौन सा पिलर कहाँ पड़ेगा। क्योंकि हल्का सा भी अगर डेविएशन हुआ तो वही हाल होगा जो अभी कुछ दिन पहले भागलपुर में हुआ है और किशनगंज में हुआ है, ब्रिज गिर जाएगी। हालांकि वहाँ सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज था शायद, लेकिन अगर आप कॉलम के ओरिएंटेशन को भी डेविएट करेंगे, पिलर के ओरिएंटेशन को डेविएट करेंगे, तो भी रिजल्ट वही होगा, कोलैप्स ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, हमारा जो प्लान है उस प्लान पर हम जाकर उस पॉइंट पर क्लिक करते हैं, जो पॉइंट हमें वहाँ प्लॉट करना है, और उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू हमें मिल जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा बहुत सारे इंजीनियर्स को रोड पर वो कैमरा सा सेटअप लेके खड़ा रहते हैं और एक सामने एक बंदा खड़ा होता है एक लकड़ी लेके, और ये बंदा डायरेक्ट कर रहा होता है उसको कि लेफ्ट जाओ राइट जाओ। वो हमारा उसको ऑटो लेवलर बहुत सारे नामों से जाना जाता है, TS हम लोग बोलते हैं कमर्शियल लैंग्वेज में, TS टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन का काम ये होता है कि वो रियल टाइम जो हमारा व्यू है उसको अगर आप उस टोटल स्टेशन से देखेंगे तो वो कोऑर्डिनेट्स में दिखाएगा आपको। ठीक है, अब रेफरेंस कोऑर्डिनेट सेट करने के बाद रेफरेंस पॉइंट पर अगर आप TS को रखते हैं, उसके बाद आपको जो भी कोऑर्डिनेट वैल्यू इसमें मिला है, अगर वो आप उस पर इनपुट डालते हैं तो आपको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट का लोकेशन दिखाएगा कि कहां पर वो कोऑर्डिनेट रियल टाइम में आएगा। तो बिना इसके वो पूरा इंस्ट्रूमेंट ही बेकार है। TS 2-2.5 लाख या 3 लाख का आता है, इंस्ट्रूमेंट बेकार है इस एक कमांड के अभाव में। चलें फिर इसको भी पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं लाइन।
लाइन बनाने का ऑटोकैड में टोटल 6 मेथड है, जिसमें कि 3 टेक्निकल है और 3 नॉन टेक्निकल है। अब सवाल उठता है यहाँ टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्या हुआ? तो टेक्निकल मेथड वो मेथड हैं जिसमें कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब सवाल उठता है ह्यूमन इंटरफेरेंस कैसे नहीं होगा? जब यूज़र ही ह्यूमन है तो ह्यूमन इंटरफेरेंस कैसे नहीं होगा? हालांकि आजकल AI भी है, लेकिन फिर भी तो ह्यूमन इंटरफेरेंस नेग्लिजिबल तब माना जाता है जब आप सारा काम कमांड बेस्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि कमांड और डेटा जो है वो कोई भी डालेगा, उसका ह्यूमन एज ह्यूमन कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ना है, डेटा वही इनपुट होगा। लेकिन जब आप नॉन टेक्निकल मेथड की बात करते हैं तो वहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस आता है। ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द वे ऑफ ह्यूमन एरर्स। ह्यूमन एरर्स कैसे आएगा? जब भी आप माउस टच करेंगे, माउस जब भी टच करेंगे तो कोई इंसान, किसी का हाथ ज़्यादा स्टेबल है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट क्लिक करेगा, किसी का थोड़ा सा कांप रहा है वो ज़्यादा इनएक्यूरेट हो जाएगा। तो ये होता है नॉन टेक्निकल मेथड। जिस मेथड में भी हम माउस का यूज़ करें वो हमारे नॉन टेक्निकल मेथड्स हो गए। जिस मेथड में हम बिना माउस के यूज़ किए कमांड बेस्ड काम करें वो हमारे टेक्निकल मेथड्स हो गए। नॉन टेक्निकल मेथड जैसा कि मैंने बताया एरर प्रोन है, तो उसको हम लोग ऐसे बोर्ड पर डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर पर डिस्कस करेंगे। जब इसके बाद जैसे थ्योरी खत्म होगा और हम लोग सॉफ्टवेयर पर एंटर करेंगे तो वो मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल मेथड्स। कंपनीज भी उसी में इंटरेस्टेड होती हैं और ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो तीन टेक्निकल मेथड्स हैं। पहला है एब्सोल्यूट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड, दूसरा है रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड, और तीसरा है रिलेटिव पोलर मेथड। ठीक है, यही 3 मेथड्स हैं। तो इनमें चलिए पहला मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं, एब्सोल्यूट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड। एब्सोल्यूट मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही प्रेजेंट करना, बताना, लिखना, दिखाना, उसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो एक हम सिंपल ड्राइंग हम देख लेते हैं। ये x है, y है, एक रेक्टेंगल यहाँ बना है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है 2,3, लेंथ है 10, विड्थ है 5। ठीक है, ये पॉज कर करके आंसर अपने नोटबुक में लिखते जाना। ठीक है, इन सारे के कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ निकालने आपको, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का। ठीक है, वीडियो यहाँ पर पॉज कर लो और एक एक करके सबका निकालो। हो गया है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2,3 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी लाइन है, पहले ये समझ लीजिए, जो भी लाइन है अगर हॉरिजॉन्टल दिख रही है तो वो x के पैरेलल है, वर्टिकल दिख रही है तो y के पैरेलल है। जब पैरेलल है तो किसी एक पैरामीटर में ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। अगर x के पैरेलल है तो x में, y के पैरेलल है तो y में। चलिए देखते हैं 2,3 पर हम हैं, राइट साइड हम लोग बढ़े 10 यूनिट्स। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने बताया है कि जब आप राइट जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ x की वैल्यू है 2। हम राइट जा कितना रहे हैं? 10 यूनिट्स। तो बेसिकली यहाँ हम 2 पर खड़े हैं। जब हम 10 और बढ़ जाएंगे तो हम आ जाएंगे 12 पर, और लेफ्ट राइट बढ़ रहे हैं x के पैरेलल तो y में कोई चेंज नहीं होगा, y हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो जब ये 12 हो गया तो यहाँ इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू हो जाएगा 12,
3, ठीक है, 12,3। ठीक उसी तरह जब नीचे से ऊपर हम जाएंगे तो 12,3 पर हम हैं, ऊपर जाने में हमारा y का वैल्यू इंक्रीज करेगा। कितना इंक्रीज करेगा? जितना हम ऊपर जा रहे हैं। तो 5 यूनिट्स ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ हम y हैं 3 पर, ये पूरा 3 पर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब यहाँ से 5 यूनिट्स हम ऊपर जाएंगे तो y के वैल्यू में 5 प्लस हो जाएगा, 8, और x हमारा कांस्टेंट रह जाएगा चूंकि हम y के पैरेलल जा रहे हैं। ठीक उसी तरह जब इस पॉइंट से हम लेफ्ट की तरफ आएंगे तो लेफ्ट की तरफ आने में बताया था हमने x का वैल्यू डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज करेगा? जितना हम लेफ्ट आएंगे। तो लेफ्ट कितना आ रहे हैं? रेक्टेंगल है तो ये 10 है तो ये भी 10 है। तो यहाँ से 10 यूनिट्स लेफ्ट आ रहे हैं तो 12 में 10 माइनस होके ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। ठीक उसी तरह ऊपर से नीचे आने में x कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, 2 का 2 आ जाएगा, y नीचे आ रहे हैं तो y डिक्रीज होगा, 5 डिक्रीज होके 3 हो जाएगा। ये हो गया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक्स है। इसको अगर दिक्कत किसी को हो रहा है तो काइंडली कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिवाइज कर लें, मैथमेटिक्स के बुक्स में मिल जाएगा, उसको रिवाइज कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो 3 मेथड आपको दिखा रहे हैं, एब्सोल्यूट, रेक्टेंगुलर, रिलेटिव, पोलर, ये एक्चुअली सिर्फ लाइन का ही नहीं है। आप देखेंगे ऑटोकैड में लाइन के अलावे और 4 टूल में इसका यूज आएगा, वो हम दिखाएंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड, तो कमांड लाइन के लिए कमांड होता है एल इंटर करेंगे, हमसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, हम देंगे 2,3 इंटर। जैसे 2,3 इंटर करेंगे यहाँ पर हमारा एक आ जाएगा, आपका जहाँ भी कर्सर रहेगा 2,3 से एक रबर बैंडिंग लाइन खींचता हुआ दिखेगा और यहाँ पर आपसे पूछेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम अपना नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे 12,3 इंटर, तो ये लाइन बन जाएगा हमारा 2,3 और 12,3 के बीच में। अब हमारा कर्सर, अब हमारा जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब फिर पूछेगा नेक्स्ट पॉइंट, तो हमें ये पॉइंट डालना है, तो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, अब हम डालेंगे 12,8 इंटर, तो अब ये लाइन बन जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट पॉइंट डालना है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये हम डालेंगे, तो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट 2,8 इंटर, तो ये लाइन बन जाएगा हमारा। फिर हम पूछेंगे स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो अब ये लाइन हमें बनाना है, तो ये हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो अब हम फिर से डालेंगे 2,3 इंटर, तो ये हमारा ये लाइन बन जाएगा। अब हमसे फिर से नेक्स्ट पॉइंट पूछेगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, बिना कुछ डाले हम इंटर प्रेस करेंगे, हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट मेथड। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव रेक्टेंगुलर मेथड। सेकंड है हमारा रिलेटिव रेक्टेंगुलर मेथड। रिलेटिव का मतलब जब किसी के भी रेफरेंस में हम बात करें, किसी एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में अगले के पोजीशन के बारे में बात करें, उसको हम लोग रिलेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए कमांड इसके लिए सेम रहेगा, कमांड लाइन के लिए हर जगह सेम है, एल इंटर। हमसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो रेफरेंस एक हमें लेना है 2,3 इंटर। नेक्स्ट पॉइंट हमसे पूछेगा, तो ये फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ 2,3 है, इससे जो अगला पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है। फर्स्ट पॉइंट जो 2,3 है, उससे जो ये नेक्स्ट पॉइंट है ये कितनी दूरी पर है, 10 यूनिट्स। किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट है 10 यूनिट्स का। अब यहाँ से यहाँ जाने वाई डायरेक्शन का क्या मूवमेंट है, क्या चेंज आया है वाई में, तो अगर हम देखेंगे तो कोई चेंज नहीं आया। यहाँ भी y3 था, यहाँ भी y3 है, तो बेसिकली ज़ीरो चेंज। तो रिलेटिव के लिए ऑटोकैड को ये बताने के लिए कि भैया अब हम रेफरेंस और रिलेशन में बात कर रहे हैं, हम लोग @ सिंबल का यूज़ करते हैं। @ जब हम देंगे तो वो पिछले पॉइंट को रेफरेंस लेगा। अब हमें बताना है कि x का मूवमेंट है 10, y का मूवमेंट है 0।
ठीक है। x का मूवमेंट 10, y का मूवमेंट 0। कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ जाने में। अब यहाँ से यहाँ जाना हो तो यहाँ से यहाँ कितनी दूरी हम तय कर रहे हैं? 5। किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में हम 5 यूनिट जा रहे हैं। x में यहाँ भी 12 था, यहाँ भी 12 है, मतलब 0 जा रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे हमेशा पहले x फिर y। ठीक है, क्लियर है? अब इस पॉइंट पर हम आ चुके हैं। इस पॉइंट पर अब हम लेफ्ट आ रहे हैं। कितना? 10 यूनिट्स। तो लेफ्ट मतलब x की वैल्यू घटेगी। लेफ्ट राइट मतलब x। तो लेफ्ट आएंगे तो x की राइट से लेफ्ट आएंगे तो x की वैल्यू घटेगी। कितना? जितना हम लेफ्ट आ रहे हैं। y में क्या चेंज हो रहा है? यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लिखेंगे @-10, 0। ठीक उसी तरह ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो y का वैल्यू घटेगा। कितना घटेगा? जितना हम नीचे आ रहे हैं। और x का चेंज यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मतलब 0। तो इसको हम लिख देंगे @0, -5 इंटर, और बिना कुछ डाले इंटर। हमारा ड्राइंग रेडी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव पोलर मेथड। रिलेटिव पोलर मेथड। तो पोलर मतलब क्या होता है? जब कभी हम कहीं भी थीटा के टर्म्स में बात करें, थीटा मतलब एंगल, एंगल के टर्म्स में बात करें तो उसको हम पोलर बोलेंगे। वहाँ उस एक्सप्रेशन या उस मेथड को हम पोलर बोलते हैं। तो एंगल है, ये सेम ड्राइंग भी बनाया जा सकता था, ये सेम ड्राइंग, लेकिन थोड़ा सा इसको हम चेंज कर लेते हैं। चूँकि एंगल है, थोड़ा सा इसको हम घुमा लेते हैं। कितने पर? 45 डिग्री पर। ठीक है, अब आइए, अब देखिए ये 2,3 पॉइंट था। एक सवाल यहाँ उठ सकता है कि ये 2,3 अगर पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है 2,3, तो यहाँ से 45 डिग्री कहीं भी हो सकता है। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में वो ले सकता था, कहीं से भी ले सकता था। यहीं पर कैसे लिया? क्योंकि जब तक ये नहीं फिक्स होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट हम फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए 2 नोट है, नोट डाउन कीजिए। नोट 1, AutoCAD always considers positive angle. AutoCAD always considers positive angle with respect to or parallel to x-axis। तो AutoCAD हमेशा जो एंगल लेता है वो एक्स एक्सिस या उसके पैरेलल लाइन से लेता है इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन राइट की तरफ ये रहा, तो इसके आने से ये हमारा खत्म हो गया, इन दोनों का काम खत्म, बच गया 2, एक इधर एक इधर। अब सवाल उठता है कि दोनों में से कौन सा? तो इसके लिए नोट 2 लिखिए। AutoCAD always considers positive angle in anti-clockwise direction। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो पॉजिटिव एंगल कंसिडर करता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी चलने की उल्टी दिशा। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, घड़ी ऐसे चलती है, ये क्लॉकवाइज हो गया, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी तरह से ये खत्म, ये बच जाएगा। तो यहाँ ये फाइनल हुआ कि यही एंगल हमारा 45 डिग्री होगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं।
2,3 नेक्स्ट पॉइंट @10 एंगल 45। मतलब यहां से जो अगला पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है? 10 एंगल 45 पर। अब यहां पर हम आ चुके हैं, ये लाइन अब हमें बनाना है। तो इस लाइन का भी सेम है कि हमें एंगल निकालना होगा। तो एंगल निकालने के लिए वही काम करेंगे, x के पैरेलल और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब ये एंगल क्या होगा, सवाल ये उठता है। तो हमने पढ़ा हुआ है स्कूल में भी, दो पैरेलल लाइन, एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। आप जो भी इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग, एडजेसेंट, जो भी एंगल बोलते हैं। तो अगर ये x के पैरेलल है, ये x के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हुआ। अगर इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं तो ये अगर 45 हुआ तो ये भी यहाँ तक 45 हुआ। अब ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो इसका चारों एंगल 90 डिग्री है। और ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अब स्ट्रेट लाइन पर अगर एक एंगल 90 बन रहा है तो दूसरा भी 90 होगा, 90। तो ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 135। तो इस लाइन का एंगल होगा @5 एंगल 135। तो यहाँ से हम 5 यूनिट चल दिए 135 डिग्री के एंगल पर, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से फिर इस लाइन को बनाना है तो सेम काम, x के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे सेम उसी तरह। ये अगर 135 है तो ये भी यहाँ तक 135 होगा। और सेम ये स्ट्रेट लाइन है, एक एंगल 90 तो ये भी 90 प्लस 135 225। तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे @10 एंगल 225। यहाँ पर आ चुके। अब ये लाइन हमें बनाना है तो सेम काम करेंगे, x के पैरेलल लाइन बनाइए, नया एंगल हो गया ये। अब इसको पता करने के लिए फिर से एक लाइन बनाएंगे, ये दोनों x के पैरेलल है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 225 है तो ये भी यहाँ तक 225 होगा। और ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो दोनों मिला के हो जाएगा 315। 90 प्लस 225 315। कितना डिस्टेंस जा रहा है? 5। कितने एंगल पर? 315 पर। और कमांड से बाहर आने के लिए बिना कुछ डाले एंटर। आपका ये ड्राइंग तैयार हो जाएगा। इस वीडियो को भी पॉज कर ले और इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे एक एक्सरसाइज पर। एक एक्सरसाइज हम यहाँ डिस्कस करेंगे और बाकी एक्सरसाइजेस आपके असाइनमेंट में रहेगा, जो कि जिसका आपको आंसर उसको पहले खुद से बनाइएगा और उसका आंसर जो है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैड इंजीनियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हैं, सिविल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिक्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ के ही चलना है, इसीलिए इस पर प्रैक्टिस भी दे रहे हैं। पहला ड्राइंग है ये, एल सेक्शन है हमारा, 2,3 से ये स्टार्ट हो रहा है, इसकी लेंथ है 4, ये 1 है, ये 8 है। जो भी लाइन यहाँ आपको दिख रहा है, या तो अगर हॉरिजॉन्टल है तो x के पैरेलल है, वर्टिकल है तो y के पैरेलल है। अब इसको हमको बनाना है तीनों मेथड से, एब्सोल्यूट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड, रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड एंड रिलेटिव पोलर मेथड। ठीक है, चलिए तो अब इसको देख लेते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, फिर और भी एक्सरसाइजेस देंगे।
वो वीडियो यहाँ पर, ये वीडियो यहाँ पर एंड कर जाएगा। इसके बाद आप इसको बना लेंगे खुद से अपनी समझ से। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर रहेगा गलती अगर समझ में आ रही है, अगर गलती हो रही है और समझ में आ रही है गलती क्यों हुआ, तब तो सही है, तब तो कोई बात नहीं है, आप आगे बढ़िए, इम्प्रूव आप कर लेंगे। अगर गलती होने के बावजूद, गलती है और गलती होने के बावजूद नहीं समझ में आ रहा है गलती कैसे हुआ और कहाँ हुआ, तो कांटेक्ट करें। चलिए, तो पहला ये 2,3 है, ये पॉइंट क्या होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस में हम राइट की तरफ जा रहे हैं, तो x वैल्यू हमारा बढ़ेगा। 3 तो पहले कांस्टेंट हो जाएगा चूंकि x के पैरेलल है, 3 लिख देते हैं। x कितना बढ़ेगा, तो जितना ये लाइन का लेंथ है, लाइन का लेंथ कितना है, तो देखिए यहाँ थिकनेस 1 है, तो बाय डिफॉल्ट बाई सिमेट्री थिकनेस यहाँ भी 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ अगर थिकनेस 1 है तो ये यहाँ तक 4 है, ये यहाँ तक 1 है, ये 4 + 1 इस लाइन का लेंथ हो जाएगा 5। तो 2 में 5 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 7, तो 7,3। फिर नेक्स्ट में चलें तो इस पॉइंट की वैल्यू, तो ये हम ऊपर जा रहे हैं, y में हम बढ़ेंगे, तो y में बढ़ेंगे सबसे पहले तो x को कांस्टेंट लिख लीजिए, चूंकि हम y के पैरेलल ऊपर जा रहे हैं तो x में कोई चेंज नहीं होगा। y में क्या चेंज होगा, तो जितना हम ऊपर बढ़ रहे हैं उतना इसमें प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4, ये हो जाएगा 7,4। फिर हम लेफ्ट आ रहे हैं, ये लीजिए पॉइंट, हम लेफ्ट आ रहे हैं, तो लेफ्ट आने में मतलब x के पैरेलल लेफ्ट आ रहे हैं तो y कांस्टेंट हो जाएगा। आसान काम, पहले जो कांस्टेंट है उसको हम लिख देते हैं 4, y की वैल्यू। x क्या हो जाएगा, x यहाँ 7 है, लेफ्ट 4 आया तो 7 में 4 माइनस होके यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, ठीक उसी तरह नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं y के पैरेलल, मतलब x कांस्टेंट। चलिए x कांस्टेंट, y में क्या होगा, तो y का वैल्यू यहाँ पर है 4, 8 बढ़ गया, अब हो जाएगा 12। ठीक है, अब हम लेफ्ट आ रहे हैं, कितना, 1 यूनिट, तो लेफ्ट मतलब x के पैरेलल, तो y हमारा कांस्टेंट, तो इस पॉइंट का y को कर दीजिए कांस्टेंट। x 3 है, लेफ्ट 1 यूनिट जा रहे हैं तो 3 में 1 माइनस होके 2, 2,12। क्लियर है, तो एब्सोल्यूट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट मेथड में बस इतना ही, ऐसे ही लिखना है आपको। 2,3 इंटर ज़रूर दीजिएगा, 7,3 इंटर, 7,4 इंटर, 3,4 इंटर, 3,12 इंटर, 2,12 इंटर, 2,3 इंटर एंड इंटर। ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट मेथड। अब रिलेटिव रेक्टेंगुलर मेथड में आते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, 2,3 इंटर, फिर @ x में जा रहे हैं 5 यूनिट्स, x के पैरेलल है, y के पैरेलल है, x बढ़ेगा तो y 0, y बढ़ेगा तो x 0, सीधी बात। तो राइट जा रहे हैं, x बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जितना जा रहे हैं, 5,0, 5 बढ़ेगा। ऊपर जा रहे हैं, बहुत सिंपल है, ऊपर जा रहे हैं, y बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जितना जा रहे हैं, 1 जा रहे हैं, तो y बढ़ेगा तो x 0। ठीक उसी तरह यहाँ से लेफ्ट आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं, 4, तो y 0, तो x हो जाएगा, लेफ्ट आ रहे हैं तो घटेगा -4। ठीक ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाने में x 0 हो जाएगा और y 8 यूनिट्स बढ़ जाएगा। फिर यहाँ से लेफ्ट आ रहे हैं, लेफ्ट आने में x घटेगा, -1, जितना लेफ्ट आ रहे हैं उतना घटेगा, ,0, यहाँ आ गए। अब नीचे आ रहे हैं, नीचे आने में y घटेगा, मतलब x कांस्टेंट, तो सबसे पहले तो x को कांस्टेंट कर दीजिए 0, और नीचे आएंगे तो नीचे कितना आ रहे हैं, ये देखिए ये 8 है तो यहाँ तक ये 8 हो गया, और ये 1 है तो ये यहाँ 1 हो गया, तो 9 यूनिट्स हम नीचे आ रहे हैं, तो y में कितना घटेगा, -9 इंटर एंड इंटर। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव पोलर मेथड।
अभी तो आपने पोलर वाला देखा, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था कि घूम रहे हैं, एंगल की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, बढ़ रहा है। यहाँ रिलेटिवली सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर 4 ही डायरेक्शन है जिसमें लाइंस मूव कर रहे हैं। या तो इस डायरेक्शन में लाइन जा रहा है, या ऊपर की तरफ जा रहा है, या लेफ्ट की तरफ जा रहा है, या हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। यही 4 डायरेक्शन है यहाँ पे। यहाँ से यहाँ जाने में इस डायरेक्शन में गए, यहाँ से यहाँ जाने में इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ जाने में इस डायरेक्शन में, और यहाँ से यहाँ जाने में इस डायरेक्शन में। इसको हम ब्लैक से कर देते हैं। देखिए, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, यही डायरेक्शन है। अब इसी के साथ जो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है वो लिख लेना है। ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया। x के पैरेलल 0 डिग्री, x के परपेंडिकुलर 90 डिग्री, x के अपोजिट 180 डिग्री, y के अपोजिट 270 डिग्री। एज सिंपल एज दैट। अब बस इसी को उठा के वहाँ वैल्यू डाल देना है। तो 2, पहला तो पॉइंट लिखना होगा, फिर @ 5 एंगल 0 इस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में एंगल 0, फिर 1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो @ 1 एंगल 90, फिर 4 इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 4 एंगल 180, फिर 8 इस डायरेक्शन में जा रहा है ऊपर, तो 8 एंगल 90, फिर 1 इस डायरेक्शन में जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो ये डायरेक्शन हुआ 1 एंगल 180, और फिर 9 नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ 270, 9 एंगल 270 इंटर हमारा फिगर ड्रॉ हो जाएगा। पॉज करके इसको अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, समझ में आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। हम आगे चलते हैं और इसके अलावे और 5 एक्सरसाइजेज आपको देंगे, उसको आप प्रैक्टिस करें, बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में उन एक्सरसाइजेज का आंसर भी आपको मिल जाएगा। चलिए, चलिए अगले एक्सरसाइजेज में देख लें। पहला है ये बाइसिमेट्री, यहाँ पर यूज़ होगा। तो अगर थिकनेस एक जगह 1 है तो बाकी सब जगह 1 ही होगा। ठीक है, समझ गए? ये 4, ये 3, ये थिकनेस 1, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 3, ये भी 3, ये 4। अब ये और ये तो आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वन 4 3 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वन 8 2, तो ये 2 है तो ये भी 2 समझ सकते हैं। यहाँ भी वही है 4 3 3, ये 4 3 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वन 2 7।
ठीक है, ये 1 2 तो ये भी 1 2 2 1 1 2, ये 7 तो ये भी 7। चलिए ठीक है, इन पांचों ड्राइंग को आपको तीनों मेथड से बनाकर प्रैक्टिस करना है, एब्सोल्यूट रेक्टेंगुलर, रिलेटिव रेक्टेंगुलर, रिलेटिव पोलर। नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो वीडियो एंड कर रहे हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।